हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्लिप। आज आपके लिए एक और नया ड्राइव रिव्यू लेके आ गया हूँ। लास्ट 3-4 दिनों से मैं चला रहा हूँ टाटा अल्ट्रोज़ की ये डीजल गाड़ी, और आज इसका रिव्यू आपको दे देते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैं 700 किलोमीटर के आसपास इसे चला चुका हूँ और अभी 100 किलोमीटर और जाना है मुझे मुंबई की तरफ। तो बताते हैं आपको कैसा रहा इस गाड़ी के साथ मेरा एक्सपीरियंस। क्या आपको अल्ट्रोज़ डीजल कंसिडर करनी चाहिए, क्या है इसके प्रोज, क्या है इसके कॉन्स। अभी मैं हूँ बेंगलुरु मुंबई हाईवे पे, तो चलिए आपको बताते हैं इस टाटा अल्ट्रोज़ डीजल मैनुअल से रिलेटेड सभी डिटेल्स इस डिटेल ड्राइव रिव्यू के अंदर। अब दोस्तों बताता हूँ आपको इस टाटा अल्ट्रोज़ की सभी डिटेल्स जो मैंने एक्सपीरियंस करी, क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ ख़राब है, सभी चीज़ों की बात कर लेंगे पार्ट बाय पार्ट। तो सबसे पहले बात करना चाहूँगा अर्गोनॉमिक्स की। तो अर्गोनॉमिक में यहाँ पे आपके सभी चीज़ें इन प्लेस हैं, बट अब 2022 वाली टाटा अल्ट्रोज़ के अंदर फिज़िकल कंट्रोल्स आने बंद हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं ये अब 2022 में फ़िज़िकली अवेलेबल नहीं है, सिर्फ आपको टच बेस्ड कंट्रोल्स मिलेंगे। तो वो चीज़ थोड़ा सा एक इशू बन सकती है आपके लिए। उसके अलावा अगर बात करूँ तो यहाँ सभी चीज़ें रीच में हैं नीचे। आप चाहें तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये ड्राइव मोड्स का बटन है, ये आपने सुना इकोनॉमी ड्राइव मोड डाल दिया है मैंने। उसके अलावा यहाँ पे आपको दिए गए हैं फॉग लैम्प के बटन और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, पावर विंडो कंट्रोल्स, सभी चीज़ें इन प्लेस रहती हैं। तो अर्गोनॉमिक्स में सिर्फ एक म्यूज़िक सिस्टम के कंट्रोल्स जो अब नहीं आ रहे हैं, पहले आया करते थे, ये एक मिसिंग चीज़ आपको लगने वाली है। और फिज़िकल नॉब्स होना एक काफ़ी अच्छी बात हो जाती है ड्राइव एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब बात करते हैं विजिबिलिटी की। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं पूरा फ्रंट ग्लास एरिया इस टाइम मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, और विजिबिलिटी में ओवरऑल कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। प्रीमियम हैच सेगमेंट की ये गाड़ी है, और प्राइमरी कॉम्पिटिटर्स की अगर बात करें तो मारुति सुजुकी बलिनो, टोयोटा की ग्लैंजा, hyundai की i20, टाटा की अल्ट्रोज़, और ये कुछ इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इन सभी में आपको बोनेट विजिबिलिटी वगैरह देखने को नहीं मिलती है। हालांकि आप देखेंगे तो यहाँ पे व्यू वगैरह आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों अब विजिबिलिटी में ए पिलर्स की तरफ अगर आप देखेंगे तो एक तो ए पिलर्स थोड़े से वाइडर साइड पे हैं, प्लस यहाँ पे क्वार्टर ग्लास तो दे दिया गया है जो कि बहुत छोटा है, और यहाँ पे ट्विटर की प्लेसमेंट भी करी गई है। प्लस ORVM के साथ मिलके यहाँ पे एक कहीं ना कहीं ब्लाइंड स्पॉट ज़रूर बनता है। तो ये चीज़ आपको टेस्ट ड्राइव करके अपने हिसाब से देखनी पड़ेगी कि आप ये गाड़ी चला पाते हैं या नहीं। बाकी ORVMs की अगर बात करें विजिबिलिटी एस्पेक्ट में तो साइज़ ठीक ठाक है और अपना काम ये कर जाते हैं। बाकी ORVMs के ऊपर इंडिकेटर्स नहीं हैं जो कि सेगमेंट की बाकी सभी गाड़ियों के अंदर आते हैं। ये आप देखेंगे IRVM की तरफ, तो IRVM से ठीक ठाक व्यू आ जाता है। हालांकि ये ऑटो डिमिंग नहीं है, और इस टाइम अगर आपको देख पा रहा हूँ पीछे के हेडरेस्ट कहीं ना कहीं मेरा व्यू ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। रिवर्स कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स वगैरह इसके अंदर दे दिए गए हैं। तो ओवरऑल विजिबिलिटी पार्ट में ए पिलर्स थोड़े से ब्रॉड हैं जिसकी आपको कहीं ना कहीं आदत हो जाएगी। उसके अलावा मेरे को कोई ऐसी मेजर कमी नहीं लगी है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स इन द सेगमेंट। अब दोस्तों इस सेगमेंट में पहले वॉक्सवैगन की पोलो भी आया करती थी, बट अब वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, और ये सब 4 मीटर या प्रीमियम हैच सेगमेंट के अंदर हैचबैक्स आप इन्हें मान सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की, जो कि है ड्राइवर्स कंफर्ट। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 400 किलोमीटर से एवरेज वगैरह की बात अभी आगे जाके करेंगे। तो ये ट्रिप मैंने रीसेट करा था जब आपके लिए माइलेज टेस्ट बनाया था इस गाड़ी का, तो आप सभी डिटेल्स जाके देख सकते हैं। अलग अलग वीडियो में आपको सभी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने 3 से 4 दिन में इस गाड़ी को 800 किलोमीटर चलाया है तो कैसा कंफर्ट है ड्राइवर के लिए, और ओवरऑल कैसी सभी चीज़ें रहती हैं, ये आपको बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले अगर अंडर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी कम है। बाकी उसके अलावा सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट दे दी गई है, रिक्लाइन वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। सीट की अगर बोल्स्टरिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मेरे को कम लगी, बट ओवरऑल कंफर्ट के अंदर कमी नहीं है। बस ये सीट्स आपको उतना ज़्यादा अच्छे से ग्रैब नहीं करती हैं। बाकी ओवरऑल ये भी हो सकता है कि ये गाड़ी थोड़ी सी पुरानी हो गई है, ऑलरेडी 2 साल पुरानी है और लगभग 14,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। तो इस रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं माइट भी पॉसिबल कि सीट्स की फिटिंग थोड़ी सी अब बदल गई हो या फिर किसी और के हिसाब से अडेप्ट हो गई हो। अब दोस्तों टनल आ गई है,
तो आपको बता दूं, एक स्पेसिफिक नाइट ड्राइव रिव्यू इस गाड़ी का चैनल पे बहुत जल्द आने वाला है, तो आप चाहें तो जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए, अब ये तो बात हो गई ड्राइवर्स कंफर्ट की। ओवरऑल अगर मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं तो मुझे कोई कमी नहीं लगी। यहाँ पे डेड पेडल दिया गया है, क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है, जिस पर मैं अभी गाड़ी को चला रहा हूँ। और एक चीज़ की अगर बात करें, जैसे ये क्लच वगैरह की पोजीशनिंग है, तो दोस्तों यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से पैर रखते हैं ताकि दोनों का काम आप एक साथ कर पाएँ। तो यहाँ पे पैर रेस्ट करता है और यहाँ पे फोमिंग वगैरह कर दी गई है, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। अब दोस्तों ड्राइवेबिलिटी में कई सारी चीज़ें होती हैं और एक एक करके बात करते हैं सभी एस्पेक्ट्स की। तो सबसे पहले आपको बताऊं, टाटा अल्ट्रोज डीजल के अंदर रेवो टॉर्क इंजन आता है जो कि 1.5 लीटर का है और 4 सिलेंडर इंजन है। इस इंजन की पावर की अगर बात करें तो 90 PS की पावर और साथ में 200 Nm का टॉर्क ये गाड़ी आपको देती है। और एवरेज की अगर बात करें तो ARAI क्लेम इसका 23 के अराउंड है और रियल लाइफ में इसने मेरे को 20 के अराउंड की माइलेज दी है। उसमें मैं थोड़ा सा पुणे में ट्रैफिक में फंसा हूँ, थोड़ा सा मुंबई में ट्रैफिक में फंसा हूँ, उसके अलावा कोई ऐसी दिक्कत मेरे को नहीं मिली है। बाकी दोस्तों, जब भी आप लेन चेंज वगैरह करें तो हमेशा इंडिकेटर्स का यूज़ करके करें। चलिए अब चलते हैं वापस से अपने सेंटर लेन में, ताकि किसी और ओवरटेकर को डिस्टर्बेंस ना हो हमारी वजह से। तो हम बात कर रहे थे इसके इंजन पावर की। तो दोस्तों, ऑन पेपर तो आपको बता दिया कितनी पावर है, क्या एस्पेक्ट है, कैसा सभी चीज़ों का रिस्पॉन्स है। अब ये पावर कितने काम आती है, क्या इसका रिस्पॉन्स है। तो दोस्तों, महाबलेश्वर में इसे लेके गया, लोनावला में इसे लेके गया, पुणे में मैंने इस गाड़ी को ड्राइव किया, ओल्ड और न्यू दोनों ही बॉम्बे में मैंने इस गाड़ी को ड्राइव किया। तो इतनी सारी जगह अगर मैं गया हूँ तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि पावर अच्छी होगी गाड़ी में, तभी इन तरह की जगह पे मैं इस गाड़ी को ले जा पाया। तो दोस्तों, पावर में मेरे को दिक्कत नहीं है इस गाड़ी से, बट एक एस्पेक्ट है जिसके बारे में आपको आगे बताएंगे, वहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं इस अल्ट्रोज के अंदर दिक्कत ज़रूर फील हुई। चलिए, अब पावर की बात हो गई है तो हिल्स ड्राइव रिव्यू आपके लिए एक स्पेसिफिकली बनाया हुआ है, आप चाहें तो जाके उसे भी देख सकते हैं, आपको उसके अंदर भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं पावर के बाद जो नेक्स्ट एस्पेक्ट आपके काम आता है, वो है ब्रेकिंग। अब दोस्तों, ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, नो मैटर किस सेगमेंट की कौन सी गाड़ी आप चला रहे हैं, क्योंकि अगर आपको पावर मिल रही है नहीं मिल रही है, या आप ट्रिपल डिजिट स्पीड्स कर रहे हैं इस तरह के हाईवे पे, तो ब्रेक्स आपके काफ़ी काम आने वाली हैं। अगर आप हिल्स में गए हैं तो डाउन हिल में ब्रेक्स आपके सबसे ज़्यादा काम आती हैं। तो ब्रेक्स एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अंदर फ्रंट में आती हैं डिस्क ब्रेक्स और रेयर में आती हैं ड्रम ब्रेक्स। ओवरऑल रिस्पॉन्स की अगर बात करूँ तो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स ठीक ठाक है, ब्रेक बाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और आपको एक कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग इसकी ब्रेक्स के साथ ज़रूर आएगी। बाकी दोस्तों, जिस कॉम्पिटिटर की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि वॉक्सवैगन की पोलो, कितने लोग इसे मिस करते हैं और कितने लोग आगे से अभी भी नहीं पहचान पाते हैं कि कौन सी गाड़ी है, पोलो या वेंटो। ये ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ। अब दोस्तों, पावर और ब्रेक की बात हो गई, माइलेज का एस्पेक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्लेम है अराउंड 23 का, और 23 के आसपास की माइलेज मैंने हाईवे पे इस गाड़ी से निकाल ली है। बट रियल लाइफ में अगर बोलूँ तो आपको ट्रैफिक वगैरह सभी चीज़ें मिला के ये गाड़ी अराउंड 18 से 20 की ही माइलेज दे पाएगी। हो सकता है अगर आप मेरे से भी बेहतर ड्राइवर हों तो आप इससे भी ज़्यादा माइलेज अचीव कर लें, बट ये मैं वो फिगर्स दे रहा हूँ जो अचीव करना किसी भी तरह से मुश्किल नहीं होने वाला है। अब दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल माइलेज के केस में, अगर आपको पूरी तरह से विजिबल हो रहा हो MID, तो लास्ट 411 किलोमीटर की माइलेज MID दिखा रहा है 20 की। अब इसके MID में कितना डिफरेंस है ये तो मैं नहीं पता लगा पाया हूँ, बट ओवरऑल अगर बात करते हैं, अगर 20 की ये दिखा रहा है तो भी मेरे हिसाब से 18 के आसपास तो ये गाड़ी दे ही रही होगी। तो माइलेज के एस्पेक्ट में आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग बात, इस सेगमेंट के अंदर डीजल इंजन ऑप्शन आपको बहुत ही कम गाड़ियाँ देती हैं, और आगे आने वाले टाइम में छोटी गाड़ियों के अंदर डीजल इंजन ऑप्शंस और ज़्यादा कम होते जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें देखते हुए कहीं ना कहीं अल्ट्रोज डीजल एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। और अल्ट्रोज पेट्रोल भी चलाई है मैंने, तो पेट्रोल को अगर देखें तो पेट्रोल से तो काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स है इस डीजल इंजन का। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि गाड़ी की ओवरऑल स्टेबिलिटी कैसी रखी गई है। तो आप देख रहे हैं पिछले कई किलोमीटर से मैं इस गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ क्रूज़ कंट्रोल पे। उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है दोस्तों, मैं माइलेज नहीं निकालना चाह रहा हूँ।
अगर आप इस टाइम मीटर में देखेंगे तो यहाँ अभी फ्यूल आधे से भी ज़्यादा है और 100 किलोमीटर के बाद गाड़ी जाने वाली है रिटर्न। तो फ्यूल का उतना मैटर नहीं है, मैटर है कि आपको कन्वीनियंटली एक एक पॉइंट मैं बता दूं और सभी चीज़ें सेफली हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे मुंबई में मैं सभी चीज़ें अकेला मैनेज कर रहा हूँ और अकेला आपके लिए शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस बात पे अगर आप एक लाइक कर दें तो काफ़ी अच्छी बात बन जाएगी मेरे लिए। चलिए हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी की। तो दोस्तों हाई स्पीड स्टेबिलिटी के अंदर मैंने इस गाड़ी को ट्रिपल डिजिट स्पीड्स में ड्राइव किया है और नॉन रिकमेंडेड स्पीड्स में भी ड्राइव किया है, सिर्फ चेक करने के लिए 2-4-5 किलोमीटर के लिए। और मेरे को स्टेबिलिटी वाइज गाड़ी के अंदर कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं लगी है। तो गाड़ी काफ़ी स्टेबल रहती है हाई स्पीड्स के अंदर, ब्रेकिंग काफ़ी एप्ट रहती है जैसा कि मैंने आपको बताया, और ओवरऑल आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी अगर आप इस गाड़ी को हाई स्पीड्स में भी ड्राइव करते हैं। बाकी दोस्तों ये एस्पेक्ट थोड़े से चेंज हो जाते हैं अगर हम डीजल की जगह पेट्रोल की बात करते हैं, क्योंकि इंजन ऑप्शंस जैसे ही चेंज होते हैं तो गाड़ी की हैबिट्स वगैरह भी चेंज हो जाती हैं। अब दोस्तों इंडिकेटर दे के आ गया हूँ मेन लेन में और अब बात करनी है NVH लेवल्स की। तो दोस्तों NVH लेवल्स, अभी आपको माइक मेरा थोड़ा सा ख़राब चल रहा है तो शायद थोड़े शोर वगैरह ज़्यादा आ रहा हो, बट इतना शोर गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरा थोड़ा सामान पड़ा है, उसका शोर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि उसका शोर आ रहा है गाड़ी के अंदर। बाकी दोस्तों NVH लेवल्स की बात करें तो अभी अगर आप देखेंगे तो गाड़ी ऑलरेडी 90-100 के आसपास की स्पीड पे चल रही है। और नॉइज़ में सबसे पहले विंड नॉइज़ की अगर बात करें तो एरोडायनामिक्स के हिसाब से बिल्ड है और विंड नॉइज़ आपको कोई ख़ास देखने को नहीं मिलती है। उसके अलावा अगर बात करते हैं टायर नॉइज़ की, तो जी हाँ दोस्तों, टायर नॉइज़ इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर तो डेफिनेटली आ रही है, बट कहीं ना कहीं गाड़ी 14,000 किलोमीटर चल गई है और ये एक मीडिया कार है। हर बंदा इसे अलग तरीके से टेस्ट करता है, कुछ लोग थ्रैश भी करते हैं मीडिया कार्स को। तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये टायर नॉइज़ जहाँ तक है आपको आपकी गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा बात करते हैं इंजन नॉइज़ की। अब दोस्तों डीजल इंजन है, रिफाइनमेंट के मामले में Hyundai से तो कंपैरेबल नहीं है, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छी रिफाइनमेंट है। बाहर आपको थोड़ी बहुत नॉइज़ ज़रूर आ जाएगी, बट केबिन के अंदर अगर आप हाई रेव्स पे गाड़ी को चलाते हैं या स्पोर्टी नेचर से ड्राइव करते हैं तो ही ये इंजन आपको उतना नॉइज़ से रिलेटेड परेशान करेगा। ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि आपको एक नॉर्मल डेली ड्राइविंग के अंदर दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा इस गाड़ी के साथ और इस इंजन के साथ। उसके अलावा चलते हैं वाइब्रेशन की तरफ। तो दोस्तों वाइब्रेशन के लिए मैं गाड़ी को दिखाऊंगा आपको रोक के, क्योंकि जनरली डीजल गाड़ियों में गाड़ी स्टार्ट होने पे वाइब्रेशन वगैरह फील होती है। और यहाँ आप देखेंगे तो मैंने गाड़ी को ले लिया है साइड में और सबसे पहले हज़ार्ड लैम्प जला दिए, इंडिकेटर कर दिया है बंद, और अब आपको दिखाते हैं इसकी ओवरऑल कितनी वाइब्रेशन वगैरह है। तो दोस्तों स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे प्लेस्ड है और एक बार और स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिएगा गियर नॉब पे दोस्तों वाइब्रेशन हल्की फुल्की है, बिल्कुल माइनर है और बिल्कुल नेग्लिजिबल है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर कोई गियर नॉब पकड़ के गाड़ी को स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली 1%, 2%, 5% वाइब्रेशन फील हो जाएगी, बट ऐसी वाइब्रेशन नहीं है जो आपको परेशान करे। उसके अलावा अब गाड़ी रोक ही ली है तो टच स्क्रीन की विजिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है और कैमरा आप देख सकते हैं तो कैमरा की क्वालिटी, क्लैरिटी वगैरह ठीक ठाक मेरे को देखने को मिली। बाकी दोस्तों इस पर्टिकुलर गाड़ी में टच स्क्रीन सिस्टम के कंट्रोल्स चल नहीं रहे हैं, तो हो सकता है इस टच स्क्रीन सिस्टम की ब्राइटनेस कम करी हुई हो या कम हो, तो ये भी एक रीज़न बन सकता है। अब दोस्तों पावर की बात हो रही थी तो पिकअप लेके आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट गियर थोड़ा शॉर्टर साइड पे, NVH लेवल्स भी आप नोट कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा उस हिसाब से मैं गाड़ी को उठा रहा हूँ और आपको दिख रहा होगा ओवरऑल नॉइज़ वगैरह भी फील हो रही होगी। तो कहीं ना कहीं जैसे ही आप 2500 RPM क्रॉस करते हैं तो नॉइज़ आपको फील होने लग जाती है। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, और लिमिटेड ऑप्शंस में अगर देखें तो आप अगर एक हैचबैक देख रहे हैं, छोटी गाड़ी देख रहे हैं जिसमें आपको डीजल इंजन की कन्वीनियंस, पावर और माइलेज चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस ही नहीं है। और उसमें भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी, तो फिर आपको यहीं टाटा अल्ट्रोज पे सेटल होना पड़ेगा। अब दोस्तों नॉइज़ की बात हो गई, वाइब्रेशन की बात हो गई, तो बात कर लेते हैं हार्शनेस की।
तो हार्शनेस डीजल इंजन में होती है, बट ये उतना ज़्यादा अनरिफाइंड इंजन मैं बोलूँगा नहीं है। काफ़ी ठीक ठाक रिफाइनमेंट है इस गाड़ी की, और यही इंजन शेयर किया जाता है टाटा की नेक्सॉन के अंदर भी। नेक्सॉन की सेल्स वगैरह आप जानते हैं अपनी सेगमेंट में काफ़ी अच्छी निकल के आती हैं। तो इस इंजन की कैपेबिलिटी वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है। और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी की भी अगर बात करें तो नेक्सॉन को मार्केट में काफ़ी टाइम हो गया, और एसयूवीज़ के अंदर ज़्यादातर लोग डीजल इंजन ही प्रेफर करते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको इस गाड़ी की रिलायबिलिटी में कोई इशू आने वाला है। चलिए, अब NVH लेवल्स की बात हो गई है, चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ। दोस्तों, पावर की बात हो रही है तो ड्राइव मोड्स की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ये आपने सुन लिया, मैंने गाड़ी डाल दी है इकोनॉमी ड्राइव मोड पे। तो दोस्तों, पहले आपको बताना चाहूँगा कि इसके ड्राइव मोड्स कैसे हैं। दोस्तों, कुछ गाड़ियों के अंदर ड्राइव मोड्स आते हैं जो उतने ज़्यादा काम के नहीं होते, प्रैक्टिकल नहीं होते। तो इस गाड़ी के अंदर कैसा हिसाब किताब है वो आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इको मोड और सिटी मोड के अंदर आपको एक नोटिसेबल चेंज, नोटिसेबल डिफरेंस फील होगा, और यही पहचान होती है अच्छे ड्राइव मोड्स की। क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं इको मोड के अंदर अगर आपको कम पावर मिलेगी, कम पावर फील होगी, तभी तो आपको कहीं ना कहीं एक बेहतर माइलेज या कम RPMs अचीव हो पाएंगे। बाकी उस एस्पेक्ट को किसी और वीडियो के लिए छोड़ते हैं। अब बात करते हैं कैसा ओवरऑल रिस्पॉन्स है और कहाँ मैं इन्हें डिवाइड करना चाहूँगा। तो दोस्तों, जैसे अब मैं इस टाइम हाईवे पे चल रहा हूँ, क्रूज़ कंट्रोल पे चलना नहीं या ना चलना ये मेरी या आपकी चॉइस है, जो भी ड्राइवर है। बट उससे अलग अगर बात करते हैं तो इको मोड आपको कहीं ना कहीं एक बेहतर माइलेज दे पाएगा जहाँ पे इंजन पे स्ट्रेस ना पड़ रहा हो। अब दोस्तों, अगर आप हिल्स में इको मोड लगा के चलाते हैं तो गाड़ी को कहीं ना कहीं स्ट्रेस पड़ेगा, और स्ट्रेस पड़ेगा तो आपकी माइलेज को कहीं ना कहीं डेंट पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बाकी ओवरऑल जहाँ आपको लगता है कि स्मूथ ड्राइविंग है, स्मूथ रोड्स हैं, कोई परेशानी नहीं है, तो वहाँ पे आप इको मोड में इस गाड़ी को चला सकते हैं, आपको एक अच्छी माइलेज मिलेगी। ट्रैफिक वगैरह में आप फंस जाते हैं अगर, तो वहाँ पे आप इको मोड में इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं। बट हिल्स में, घाट सेक्शन वगैरह में जहाँ पे आपको पावर की रिक्वायरमेंट फील होती है, तो वहाँ पे आप इस गाड़ी को सिटी मोड में लगा सकते हैं। अब दोस्तों, एक नेगेटिव जो मेरे को इसमें लगा वो ये है, एक बार रोक लेते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों मैं बता रहा था एक नेगेटिव जो मेरे को इसमें लगा, जैसे ही आप अपनी गाड़ी को ऑफ़ करते हैं तो ये वापस नॉर्मली अपने उस सिटी मोड के अंदर आ जाती है। तो बार बार आपको इको मोड स्पेसिफिकली सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी, और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर ऐसा कुछ कर दिया जाता कि गाड़ी अपने आप उसी मोड में रहती जिस मोड में आपने लास्ट टाइम छोड़ी थी, तो एक बेहतर बात बन सकती थी। चलिए, अब ड्राइव मोड्स की बात हो गई है, तो दोस्तों अब बात आ गई है ट्रांसमिशन की। तो ये है 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और डीजल इंजन गाड़ियों में जनरली आपने देखा होगा 5 स्पीड की जगह 6 स्पीड गियरबॉक्स दे दिया जाता है। तो क्या यहाँ पे ऐसी कोई कमी फील हो रही है? तो दोस्तों, 5th गियर में 2000 RPM के नीचे नीचे ये गाड़ी 100 की स्पीड अचीव कर लेती है, और मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि इस गाड़ी को छठे गियर की स्पेसिफिकली ज़रूरत थी। बाकी गियर में अगर फर्स्ट गियर की बात करी जाए तो उसका डिस्टेंस थोड़ा सा शॉर्ट मेरे को ज़रूर लगा, बट अगर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से कंपेयर किया जाए तो उससे तो बेहतर ही इसका फर्स्ट गियर मेरे को देखने को लगा। उसके अलावा बात करते हैं तो दोस्तों, ट्रांसमिशन के साथ साथ एक चीज़ जुड़ी होती है जो होता है क्लच। तो दोस्तों, इस गाड़ी का क्लच थोड़ा सा डीपर साइड पे है, और आपको आदत पड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर आप एक पेट्रोल गाड़ी से अपग्रेड कर रहे हैं। बाकी उसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। क्लच डीपर साइड पे है, और इसका थोड़ा सा फंक्शनिंग बाकी गाड़ियों से डिफरेंट मेरे को लगी। डीजल गाड़ियाँ मैंने बहुत चलाई हैं, और कई तरह की चलाई हैं, कई सेगमेंट की चलाई हैं, बट अल्ट्रोज का क्लच आपको हार्ड तो नहीं लगेगा, बट डीपर साइड पे ज़रूर लगने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा जब भी आप इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करते हैं। अब दोस्तों, एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट, ये स्टीयरिंग व्हील। दोस्तों, लेदर रैप्ड है, फ्लैट बॉटम है, इस पर 2-3 कलर टोन्स का यूसेज है, या स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है। इससे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जितना स्टीयरिंग के ओवरऑल रिस्पॉन्स से पड़ना चाहिए। तो रिस्पॉन्स आपको बता देता हूँ कैसा है। तो दोस्तों, ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है ये, और रिस्पॉन्स के मामले में जहाँ बात आती है तो ये स्टीयरिंग हाई स्पीड में अच्छा खासा वेट गेन कर लेता है, और लो स्पीड में लाइट रहता है। तो ओवरऑल आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। हालांकि एक शिकायत मेरे को यहाँ पे ज़रूर है, ये सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ आ रहा है। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी दे दी जाती तो काफ़ी अच्छा रहता। बाकी ओवरऑल स्टीयरिंग इज़ गुड टू गो। दोस्तों, अब बात करते हैं
अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की, जो कि है कंफर्ट। अब दोस्तों ड्राइवर्स कंफर्ट तो मैंने आपको बता दिया, बट गाड़ी में ओवरऑल पैसेंजर कंफर्ट और गाड़ी का ओवरऑल खुद का बैलेंस, सस्पेंशन सेटअप, ये सभी चीज़ें कैसी रहती हैं तो ये भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कंफर्ट जो आपको कोई प्रोवाइड कराता है तो वो होते हैं गाड़ी के टायर्स, और इस गाड़ी के अंदर आते हैं 16 इंच के अच्छी खासी प्रोफाइल के टायर्स। तो दोस्तों टायर्स रिलेटेड आपको कंफर्ट में कोई इशू नहीं मिलेगा। अब बात करता हूँ इसके सस्पेंशन सेटअप की। तो दोस्तों ये गाड़ी में पावर वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और घाट सेक्शन वगैरह जैसे मैंने अचीव करा और रोड सेक्शन वगैरह आए तो मेरे को लगा चलिए थोड़ी एंथुजियास्टिक ड्राइव करके देखते हैं, जैसे पोलो इस सेगमेंट में करा करती थी या i20 की N-Line आती है। तो दोस्तों ये गाड़ी काफ़ी हद तक चीज़ें कर जाती है, बट कहीं ना कहीं सस्पेंशन सेटअप कंफर्ट की तरफ ज़्यादा ट्यून्ड है बजाय स्टिफनिंग की या फिर परफॉर्मेंस राइडिंग ड्राइविंग की। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, बट ओवरऑल अगर आपको बताऊं तो फैमिली कार के हिसाब से ये गाड़ी परफेक्ट रहने वाली है सस्पेंशन सेटअप से रिलेटेड भी। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, जिससे आपको मैं हैंडलिंग का एक आइडिया दे पाऊँ, क्योंकि घाट सेक्शन वन ऑफ द बेस्ट एरिया होता है गाड़ी की हैंडलिंग चेक करने के लिए, और अभी जस्ट 5 किलोमीटर पहले घाट सेक्शन पास हुआ है। तो दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी की 165 mm, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखी जाए। इस सेगमेंट के हिसाब से देखेंगे तो ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस ये गाड़ी कैरी कर रही है। बट दोस्तों सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि मेरे हिल्स ड्राइविंग में, घाट सेक्शन में, इवन कई जगह मेरे को रफ टेरेन का सामना करना पड़ा, नीचे से एक भी जगह गाड़ी स्क्रैप नहीं हुई है। अब हो सकता है क्योंकि मैं अकेला ट्रैवल कर रहा था, इस बार मैंने सारी ट्रैवलिंग सोलो करी है इस गाड़ी के ऊपर, तो इस चक्कर में कुछ ग्राउंड क्लियरेंस ने मेरे को परेशान ना करा हो। बट ओवरऑल अगर बात करते हैं कंक्लूजन की, तो मेरे हिसाब से सभी सेटअप ठीक ठाक है और आपको ग्राउंड क्लियरेंस में भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप 1 या 2 पैसेंजर रेगुलर ट्रैवल करते हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं हैंडलिंग की, तो हाई स्पीड टर्न्स वगैरह पे जैसा कि मैंने बताया सस्पेंशन सेटअप सॉफ्टर साइड पे है, ना कि स्टिफर साइड पे, तो आपको कंफर्ट के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्पीड्स ये अचीव नहीं करने देगी, वरना फिर आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। हालांकि हैंडलिंग के मामले में गाड़ी ठीक ठाक है, क्योंकि गाड़ी का बॉडी वेट ओवरऑल काफ़ी अच्छा है अगर बाकी गाड़ियों से कंपेयर करते हैं। उसके अलावा दोस्तों बॉडी रोल, अब छोटे साइज़ की सब 4 मीटर गाड़ी है ये, और ऊपर से हैचबैक, इतनी कम ग्राउंड क्लियरेंस, और इवन गाड़ी की हाइट भी काफ़ी कम है। तो दोस्तों इन तरह की गाड़ियों में आपको बॉडी रोल जैसी चीज़ें ना फील होती हैं और ना फील होनी चाहिए। तो टाटा अल्ट्रोज के अंदर भी ऐसा ही है कि आपको कोई ऐसा बॉडी रोल वगैरह जैसी चीज़ परेशान नहीं करती है। अब दोस्तों 1-2 पॉइंट बचे हैं बात करने के लिए। पहला तो है टर्निंग रेडियस। दोस्तों सिटी के हिसाब से ये गाड़ी कैसी है और ओवरऑल टर्निंग वगैरह में क्या आपको कोई परेशानी आती है या नहीं आती है। तो मैंने आपको स्टीयरिंग का एस्पेक्ट तो बता दिया है, और ओवरऑल गाड़ी की लेंथ वगैरह के हिसाब से टर्निंग रेडियस भी कोई बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट एस्पेक्ट आ जाता है जो कि शायद हमारा लास्ट एस्पेक्ट रहे, वो है फीचर्स। अब दोस्तों फीचर्स के मामले में टाटा की अल्ट्रोज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आगे भी है, थोड़ी बहुत पीछे भी है, और अब नई अल्ट्रोज के अंदर कुछ फीचर्स काट दिए गए हैं, कुछ फीचर्स अगले फेसलिफ्ट के अंदर ऐड ऑन कर दिए जाएंगे। इस पर्टिकुलर गाड़ी की अगर बात करूं तो कॉम्पिटिटर्स में सनरूफ आती है, इसमें नहीं है। उसके अलावा रेयर में कोई केबिन लैम्प नहीं है। अगर आप नाइट ड्राइव रिव्यू देखेंगे जो मैंने बनाया तो उसमें आपको पता लगेगा। ऑटो डिमिंग IRVM नहीं है। उसके अलावा ये टच स्क्रीन के कंट्रोल्स जो फिजिकल कंट्रोल्स हैं अब इन्हें हटा दिया गया है, जो कि एक काफ़ी ख़राब मूव मैं बोलूँगा। हालांकि एम्बियंट लाइट की अगर बात करें तो इस सेगमेंट की सबसे अच्छी एम्बियंट लाइट मेरे को इस गाड़ी के अंदर लगती है। ये जो डैशबोर्ड का 3, 4, 5 टोन है यहाँ पे, ये ओवरऑल एक काफ़ी अच्छी प्रीमियम फील आपको कराते हैं। और उसके अलावा ऑटो AC, चार्जिंग, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सभी फीचर्स तो इसके अंदर दे दिए गए हैं। और ओवरऑल फीचर्स के मामले में अगर देखूं तो कहीं ना कहीं आपको कोई कॉम्पिटिटर ज़्यादा बेहतर पसंद आ सकता है, क्योंकि उनके अंदर कुछ नए फीचर्स, बेस्ट एंड सेगमेंट फीचर्स आते हैं। बट ओवरऑल अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको बिल्ड क्वालिटी, सेफ्टी के साथ एक प्रीमियम हैच चाहिए तो आपके लिए अल्ट्रोज ही एक ऑप्शन है। और ओवरऑल ये रिव्यू आपको कैसा लगा, सभी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कोई पॉइंट अगर मिस हो गया हो, छूट गया हो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में कुछ इतना ही है दोस्तों। और इंस्टाग्राम पे अगर आप चाहें तो ऑटो क्रू ऑफिशियल पे मुझे मैसेज करके मेरे से 1-to-1 कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।